Hi guys, I welcome you all in the hashtag summary series. So फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर की समरी मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था, वहां पर शॉर्ट में आपको पूरा चैप्टर बताया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। आज इस वीडियो में मैं आपको थर्ड चैप्टर की समरी प्रोवाइड करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छे तरीके से 15 मिनट्स के अंदर पूरा प्रोवाइड कर दूंगा समरी, जिससे क्या होगा आपके जो एग्जाम है उनमें बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हो कि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, जिससे आपको हर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैप्टर 3 किनशिप, कास्ट एंड क्लास, सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग द महाभारत। इस चैप्टर में हम सोशल लाइफ के बारे में जानेंगे और इस चैप्टर में जो हमने सोर्स यूज किया है वो है महाभारत। तो मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर देता हूं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। इस चैप्टर में सोशल लाइफ के बारे में जानेंगे कि कैसे क्रिटिकल एडिशन प्रिपेयर किया, ठीक है, और उसमें कौन से पर्सन इन्वॉल्व थे, उनका क्या मेन रोल था, क्रिटिकल एडिशन में क्या हुआ था, उसके बाद कितनी तरह की जो फैमिलीज थी वहां पर रहती थी, ठीक है, और किनशिप का मीनिंग क्या है बेसिकली। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि जो टर्म है पैट्रिलिनी और मैट्रिलिनी, इनका मीनिंग क्या है और किस तरीके से ये वहां पर सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कितने तरीके की मैरिजेस थी, ठीक है, और उसके बाद गोत्र सिस्टम के बारे में बात करेंगे और गोत्र से रिलेटेड क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, क्या मदर इंपॉर्टेंट थी सोसाइटी के अंदर उस समय, वर्ण सिस्टम आया था, ठीक है, तो वर्ण सिस्टम क्या है इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि जेंडर को लेके, जेंडर के बेसिस पे प्रॉपर्टी एक्वायर करने के क्या राइट्स थे और वर्ण सिस्टम के बेसिस पे प्रॉपर्टी एक्वायर करने के क्या क्या राइट्स थे। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि जो महाभारत है, जिसको हमने एज अ टेक्स्ट यूज किया है इस चैप्टर में, ठीक है, और सोशल हिस्ट्री के बारे में पता लगाने के लिए उसकी लैंग्वेज क्या है, किस लैंग्वेज में लिखी गई है महाभारत, उसका कंटेंट क्या है, कब लिखी गई है, यानी कि डेट्स, ठीक है, ऑथर कौन है उनके, और महाभारत को डायनामिक टेक्स्ट क्यों कहा जाता है इंस्टेड ऑफ स्टैटिक टेक्स्ट। इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। महाभारत जो कि एक इंपॉर्टेंट सोर्स है सोशल लाइफ के बारे में पता लगाने के लिए, उसका क्रिटिकल एडिशन प्रिपेयर किया गया। क्रिटिकल एडिशन का मतलब ये होता है, जैसा कि आपको ये पता है कि जो महाभारत है वो एक किसी पार्टिकुलर ऑथर ने नहीं लिखी है, वो डिफरेंट टाइम पे अलग अलग ऑथर्स आए हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है महाभारत को, ठीक है। तो उसी को ही क्या किया गया, जितने भी जो अदर डिफरेंट पार्ट है इंडिया के, उन पे जो भी अलग अलग टेक्स्ट है उनको कलेक्ट किया गया, ठीक है, और उनमें ये देखा गया कि उनमें कॉमन क्या है और उससे एक प्रॉपर बुक बनाई गई, ठीक है। इसी को ही कहते हैं क्रिटिकल एडिशन। तो क्रिटिकल एडिशन का मतलब यही होता है कि कोई भी टेक्स्ट है उसको अलग अलग टाइम पे लिखा गया है अलग अलग ऑथर्स ने, और वो अलग अलग पार्ट पे फैला हुआ है, उसको लाया जाए एक जगह पे और उसमें जो कॉमन है वो पता लगाया जाए क्या कॉमन है उसमें, और उसका एक एडिशन प्रिपेयर किया जाए। तो एक एडिशन प्रिपेयर किया गया जिसको कहते हैं क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, ठीक है। सो क्रिटिकल एडिशन को प्रिपेयर करने में वी.एस. सुक्थांकर, जो कि एक संस्कृत के स्कॉलर थे, इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन्होंने क्रिटिकल एडिशन प्रिपेयर किया और 47 ईयर्स लगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। 1919 से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और ये 13,000 पेजेस में पूरा क्रिटिकल एडिशन प्रिपेयर किया गया महाभारत का। ऑलराइट, अब महाभारत को यूज करके कौन कौन सी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सोशल लाइफ से रिलेटेड, किस टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड इज 600 BCE टू 600 CE। जिस टाइम पीरियड की हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी थी, उसी टाइम पीरियड की हम सोशल हिस्ट्री देखेंगे, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, महाभारत को यूज कर रहे हैं। तो महाभारत में क्या क्या लिखा है, ठीक है, सोशल लाइफ से रिलेटेड, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिलीज के बारे में बताया हुआ है कि कितने तरीके की फैमिली थी उस समय सोसाइटी में। तो हमें मोस्टली दो तरीके की सोसाइटी में फैमिली देखने को मिलती हैं। फर्स्ट इज किनफॉल्क एंड सेकेंड इज नॉन किनफॉल्क। किनफॉल्क वो फैमिली जो क्या मानते हैं, जो भी उनके कजन हैं और दूर के रिश्तेदार हैं उनको अपनी फैमिली का पार्ट मानते हैं। और नॉन किनफॉल्क आप समझ सकते हो, ठीक है, नॉन किनफॉल्क वो वाली फैमिली जो कि किनफॉल्क नहीं है, यानी कि जो उनके कजन्स हैं या फिर और दूर के रिश्तेदार हैं उनको वो अपनी फैमिली का पार्ट नहीं मानते, ठीक है। आप समझ सकते हो जैसे कि आज की जॉइंट फैमिली, ठीक है, लाइक किनफॉल्क, एंड न्यूक्लियर फैमिली लाइक नॉन किनफॉल्क, राइट। उसके बाद एक और टर्म के बारे में मेंशन है, द टर्म इज किनशिप। किनशिप का मतलब होता है कि जो सेम फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है,
उनके बीच में क्या रिलेशन है, उसी को कहते हैं किनशिप, राइट। उसके बाद दो टर्म्स और मेंशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज पैट्रीलिनी एंड सेकंड इज मैट्रीलिनी। पैट्रीलिनी का मतलब होता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो फादर की साइड से मिलते हैं, ठीक है, सन को, और उसके बाद ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहता है। मैट्रीलिनी में क्या होता है, जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो मदर की साइड से मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि मदर की साइड से रिसोर्सेज मिल रहे हैं उनकी डॉटर को, और ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू रहता है, इसी को मैट्रीलिनी कहते हैं। तो पैट्रीलिनी में फादर से रिसोर्सेज ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, और मदर मैट्रीलिनी में मदर की साइड से। अब उस समय मैरिजेस को लेके कौन कौन से रूल्स थे वो आप देख लो। तो ये रूल थे कि जो वुमेन है उसे क्या करना होगा, राइट टाइम पे और राइट पर्सन के साथ मैरी करनी होगी, और जो कन्यादान है, ठीक है, जो कि आज भी होता है, वो एक मेन ड्यूटी होगी फादर की। और जो एक्सोगैमी है जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैरिजेस में, ठीक है, इसको बहुत अच्छा माना जाता था कि ये बहुत अच्छी मैरिज है, ठीक है। उसके बाद ये जो वीमेन है, ठीक है, उनके पास कोई भी राइट नहीं था कि जो भी रिसोर्सेज इनके पास है, इनके घर के रिसोर्सेज, उन पे उनका कोई भी अधिकार नहीं होता था वीमेन का। ओके, तो ये सारे मैरिजेस से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो कि फॉलो करने होते थे, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कितने तरीके की मैरिजेस थी। तो मैरिजेस बहुत तरीके की थी, लेकिन हमें अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखना है। तो आपकी बुक में 4 मैरिजेस के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो फर्स्ट इज एंडोगैमी, ये 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंडोगैमी में क्या होता है, एक ऐसी मैरिज जो कि कास्ट के अंदर ही होती है, ठीक है, विद इन कास्ट। ओके, सो आपकी जो कास्ट है एंड उसके बाद जिससे आपकी शादी हो रही है उसकी जो कास्ट है वो सेम होगी, इसे कहेंगे एंडोगैमी। एक्सोगैमी में क्या होता है, विद आउटसाइड द कास्ट होता है, ठीक है। तो जो मैन है और जो वीमेन है उन दोनों की जो कास्ट है वो अलग अलग होती है। पॉलीगिनी में क्या होता है, एक मैन की बहुत सारी वाइफ्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद पॉलीएंड्री में क्या होता है, एक जो वुमेन है उसके काफी सारे हस्बैंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ मैरिजेस हैं और क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको एक्सप्लेन करने होंगे, ठीक है। तो आप याद रखना, कंफ्यूज मत होना। गोत्र आपको पता होगा, आपने गोत्र के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो जो गोत्र होता है उसका नाम कहाँ से पड़ता है, कोई भी जो ऋषि मुनि है बड़े बड़े जैसे कि भारद्वाज, ठीक है, तो वहां से गोत्र के नाम निकल के आते हैं। तो जो डिफरेंट पर्सन है उनके अलग अलग गोत्र होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी होता है कि जो पीपल हैं उनके सेम गोत्र भी होते हैं, ठीक है। तो जैसा आप देखते हो ना कास्ट होती है, वैसे अलग अलग लोगों के गोत्र भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों की सेम कास्ट होती है तो बहुत सारे लोगों के सेम गोत्र भी हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो गोत्र है वीमेन का, उससे रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी थे, जैसे कि क्या करना होगा, ठीक है, जो वीमेन है उसको मैरिज के बाद अपने फादर का गोत्र त्यागना होगा और अपने हस्बैंड का जो गोत्र है उसको अडॉप्ट करना होगा। और जो सेम गोत्र के पर्सन है वो मैरी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा माना जाता है, जो कि आज भी प्रिवेल है कहीं ना कहीं सोसाइटी में, कि वो ब्रदर एंड सिस्टर ही हैं, ठीक है, एक फैमिली के पार्ट है इनडायरेक्टली, इसीलिए उनकी शादी नहीं होती, तो गोत्र अलग होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है, यानी कि कुछ ऐसे लोग होंगे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया है, ये जो गोत्र के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं किया। तो वो थे सातवाहन जो एम्पायर था, ठीक है, उसके जो किंग्स थे उनकी वाइफ, ठीक है, उनकी क्वींस। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो गोत्र के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं किया, ठीक है। यानी कि शादी हुई उनकी सातवाहन किंग के साथ, सातवाहन एक डायनेस्टी थी, ठीक है। तो उन्होंने अपने फादर के गोत्र को नहीं छोड़ा, एंड जो सेम गोत्र थे सातवाहन किंग के और उनकी वाइफ के, ठीक है, सेम गोत्र थे, तब भी उनकी शादी हुई। तो ऐसा भी था सोसाइटी में, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, बट कुछ लोग उनको फॉलो नहीं किया करते थे जिनके हाथ में पावर थी। ऑलराइट, अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो मदर्स थी क्या वो इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो मैं कहूंगा जी हाँ, मदर्स जो थी वो इंपॉर्टेंट थी। हमें कैसे पता चलता है कि जो मदर्स थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी? देखो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जो सातवाहन एम्पायर जो कि डेक्कन वाले एरिया में उन्होंने रूल किया था, ठीक है, उनके जो भी किंग्स थे उन्होंने क्या किया, अपने नाम के आगे अपने मदर का नाम जोड़ा। जैसे कि एग्जांपल के लिए सातवाहन किंग के मोस्ट पावरफुल रूलर गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने नाम के आगे अपने मदर का नाम जोड़ा। जैसे कि गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, इनका नाम श्री सतकर्णी है, ठीक है, लेकिन इन्होंने नाम के आगे लगाया गौतमी पुत्र, यानी कि गौतमी जो कि इनकी वाइफ थी उनका पुत्र। तो इससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो मदर्स थी वो इंपॉर्टेंट थी। और खाली इन्होंने ही नहीं, काफी सारे सातवाहन के रूलर्स थे जिन्होंने अपने नाम के आगे अपने मदर का नाम जोड़ा, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो मदर्स थी वो इंपॉर्टेंट थी। अब जैसे महाभारत को हमने यूज किया है, ठीक है, सोशलिस्ट के बारे में पता लगाने के लिए, वैसे ही 2 अदर टेक्स्ट हैं, धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्रास, ठीक है।
इसमें मेंशन है वर्ण सिस्टम के बारे में, जो कि उस समय सोसाइटी में आया था, ठीक है, जो कि एक्यूपेशन पे बेस्ड था, यानी कि यहाँ पर ये जो पर्सन है वो यही काम करेगा अगर वो इस वर्ण में पैदा हुआ है और कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। तो ये वर्ण सिस्टम था क्या? तो इस वर्ण सिस्टम में 4 कैटेगरी थी। पहले पे थे ब्राह्मण्स, दूसरे पे क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास, ठीक है। ब्राह्मण्स का काम था कि जो वेदास है उनको पढ़ना और जो हवन होते हैं, सैक्रिफाइसेस होते हैं, उनको परफॉर्म कराना। क्षत्रिय जो लोग थे वर्ण के, इनका काम था कि जो वॉर है उसमें एंगेज रहना है उनको, इन्हें क्या करना है, कंट्री पे रूल करना है, ठीक है, और जस्टिस प्रोवाइड करना है पीपल को, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ये जो वैश्य थे इनका काम था कि इन्हें एग्रीकल्चर परफॉर्म करना है, ट्रेड करना है, इन्हें अपने एनिमल के साथ घूमना है, ठीक है, उनको पालना है, ओके, डोमेस्टिकेशन करनी है उनकी। और जो शूद्रास थे इनका काम ये था कि इन्हें क्या करना है, जो भी तीनों ये वर्ण है उनको सर्व करना है, इसमें स्लेव्स आते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी में उस समय क्या था, वर्ण सिस्टम आया जिसमें काम के बेसिस पे लोगों को डिवाइड कर दिया कि अगर उसका इस वर्ण में जन्म हुआ है तो उसे यही काम करना होगा, ठीक है। और इसका सोर्स क्या है, धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्रास। लेकिन ये जो वर्ण सिस्टम था इसको यूनिवर्सली फॉलो नहीं किया जाता था। इसका मतलब कुछ ऐसे हमें एविडेंस देखने को मिले हैं जिससे पता चलता है कि ये जो वर्ण सिस्टम था इसको लोग फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। जैसे कि हमें ऐसा देखने को मिलता है कि देखो वर्ण सिस्टम में क्या है कि जो क्षत्रिय है, ठीक है, वही रूल करेगा, वही किंग बनेगा। लेकिन हमें ऐसे एविडेंस देखने को मिले हैं जिसमें लोग क्षत्रिय भी नहीं थे लेकिन वो फिर भी रूलर बने, उन्होंने एक टाइम पीरियड पे रूल किया। एग्जाम्पल के लिए ऐसा माना जाता है कि जो मॉडर्न किंग्स थे वो लो ओरिजिन के थे, यानी कि उनका जो वर्ण था वो नीचे लेवल का था, क्षत्रिय नहीं थे, वो या तो वैश्यास थे या शूद्रास थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रूल किया, राइट। हमने पढ़ा था ना मौर्यन एम्पायर के बारे में। सुंगास एंड कानवास ये ब्राह्मण्स थे, फिर भी ये रूलर बने, ठीक है। शाक्स जो थे वो अनटचेबल्स थे, शाक्स, ठीक है। ये सारी डायनेस्टीज के नेम है ये सभी, ठीक है। ये क्या थे, अनटचेबल्स थे, फिर भी इन्होंने क्या किया, रूल किया। एंड सातवाहन भी ब्राह्मण थे। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि क्षत्रिय ही जो है किंग बनेगा, इनको यूनिवर्सली फॉलो नहीं किया जाता था। हमने वर्ण सिस्टम में ये देखा कि लोगों को काम के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। लेकिन और भी एक्यूपेशन है, और भी काम है, जैसे कि गोल्ड स्मिथ हैं, सुनार, लोहार हैं, ठीक है, या फिर फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर आएंगे, किस कैटेगरी में आएंगे? तो इसके लिए क्या होता है, जाति जाति हैं, ठीक है, बहुत सारी जाति बनेंगी, लोहार जाति, ठीक है, कुम्हार जाति, कई सारी जाति बनती है। तो आप ये जो जाति आज देखते हो, कास्ट देखते हो, ये वहीं से बनना स्टार्ट हो गई। पहले वर्ण सिस्टम आया, पहले तो कुछ भी नहीं था, उसके बाद वर्ण सिस्टम आया, उसके बाद धीरे धीरे करके जाति वगैरह बनेंगी, ठीक है। तो उसमें से क्या था, एक ऐसी जाति थी, ठीक है, जिसको इन्होंने बोला कि वो अनटचेबल्स हैं, ठीक है, वो ऐसा काम करते हैं, हम क्या करेंगे, इनको छुएंगे नहीं, इनको देखेंगे नहीं, इससे हम अपवित्र हो जाएंगे, इम्प्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको बोला गया अनटचेबल्स, क्योंकि इनको टच नहीं करते थे लोग, तो इनके बारे में जान लो, ठीक है। तो ये जो अनटचेबल्स हैं इनको माना जाता था कि ये बहुत ओड हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, और इनको एनिमल की तरह ट्रीट किया जाता था। जैसे धर्मशास्त्र, धर्मसूत्रास, महाभारत ये टेक्स्ट है, वैसे मनुस्मृति ये भी एक टेक्स्ट है, ठीक है। तो मनुस्मृति में हमें ये मेंशन है कि ड्यूटीज क्या थी अनटचेबल्स की। तो इनकी कुछ ड्यूटीज थी, ठीक है, जैसे कि इन्हें आउटसाइड द विलेज रहना पड़ता था, गांव के बाहर, ठीक है, इनको चांडास कहा जाता था। इन्हें क्या करना होता था, डेड बॉडी जो है, ठीक है, जिसके कोई भी रिलेटिव नहीं है, वो मर गया, तो उसकी डेड बॉडी को दफनाना, उसका अंतिम संस्कार करने का काम करते थे ये। इन्हें क्या करना होता था, जो भी पर्सन है जो मर गया उसके जो भी क्लोथ्स है उनको पहनना होता था। ये लोहे के ऑर्नामेंट्स पहनते थे, और ये रात में ना स्ट्रीट में आ भी नहीं सकते। और इवन फायान जो कि चाइना से आए थे, ये पिलग्रिम थे, ट्रैवलर थे, इन्होंने ये मेंशन किया है अपनी बुक में, ठीक है, कि अनटचेबल्स को क्या करना होता था, जब भी वो स्ट्रीट में आते थे, गली में जहां पर लोग रह रहे हैं, इन्हें ताली बजानी होती थी, ताकि और जो लोग हैं जो कि अनटचेबल नहीं है, बड़ी कास्ट के हैं, ठीक है, वो इनको देखने से बच जाएं, आवाज सुन के, इनकी ताली की आवाज सुन के, और घर के अंदर चले जाएं, सो दैट ये देखे भी ना उनको, ठीक है। तो आप सोच सकते हो, यू कैन इमेजिन दैट कि कितना बेकार ये सिस्टम था, ठीक है, जो कि अब थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हो रहा है और हमें ये चीजें कम देखने को मिलती हैं अब, ठीक है। तो लोग इनको देखने से भी बचते थे, इम्प्योर मानते थे, ठीक है, कि वो इम्प्योर हो जाएंगे अगर वो इनको देख लेंगे। अब हमें ये देखना है कि जेंडर को लेके प्रॉपर्टी एक्वायर करने के क्या राइट्स थे। तो यहां पर मैं आपको सीधी भाषा में ये बता दूं, इन सिंपल लैंग्वेज, कि प्रॉपर्टी एक्वायर करने के जेंडर को लेके राइट ये थे कि जो मेल है उसको प्रॉपर्टी एक्वायर करने के राइट्स थे, लेकिन फीमेल के पास कोई भी राइट नहीं थे कि वो कोई भी प्रॉपर्टी, लैंड
या फिर रिसोर्सेज रख सकती है अपने पास, ठीक है। बस इवन यहाँ पर ये होता था कि शादी जब उनकी हो रही है तो उन्हें कुछ भी मटेरियल मिल रहा है, ज्वेलरी मिल रही है, तब वो उसको रख सकती हैं, वरना कोई भी लैंड वगैरह उनको नहीं मिलता था, ठीक है। और वर्ण को लेके प्रॉपर्टी के क्या राइट्स थे, तो यहाँ पर ब्राह्मण जो थे उनके पास भी लैंड थी, क्योंकि जो किंग्स थे वो उनको लैंड दिया करते थे। एंड किंग के पास, क्षत्रिय उनके पास तो लैंड होगी क्योंकि वो तो किंग है, ठीक है। वेश्यास वगैरह जो थे उनके पास भी लैंड थी क्योंकि वो एग्रीकल्चर क्या करते थे। लेकिन शूद्रास के पास कोई भी राइट नहीं था कि वो लैंड को एक्वायर कर सके। उन्हें बस क्या करना होगा, उनके घर में रहना होगा, ठीक है। जो भी क्षत्रिय हैं, वेश्यास हैं, उनके घर में रहना होगा और एज अ स्लेव काम करना होगा, ठीक है। तो वर्ण को लेके एंड जेंडर को लेके प्रॉपर्टी के राइट्स हमने देख लिए। महाभारत जो कि एक इंपॉर्टेंट सोर्स है इस चैप्टर का, इसके बारे में कुछ जान लो, ठीक है। तो महाभारत की लैंग्वेज क्या है, तो महाभारत को स्टार्टिंग में संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया, उसके बाद अलग अलग लैंग्वेज में और लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके ऑथर, ठीक है, ऑथर कौन है, तो व्यास ऑथर हैं जिनको रियल ऑथर माना जाता है, लेकिन खाली यही ऑथर नहीं है, ठीक है। और भी अलग अलग ऑथर्स थे जिन्होंने क्या किया, महाभारत को अपने तरीके से लिखा, ऑलराइट। उसके बाद कंटेंट, ठीक है, डेट पे मैं आऊंगा अभी। कंटेंट दो पार्ट में डिवाइडेड है, नरेटिव एंड डायडेक्टिक। नरेटिव वाले पार्ट में मेन स्टोरी इंक्लूड है महाभारत की, जैसे कि पांडव और कौरव्स में लड़ाई हुई थी, ठीक है। उसके बाद डायडेक्टिक वाले पार्ट जो है सेक्शन, उसमें सोशल लाइफ के बारे में चीजें इंक्लूड हैं, जैसे कि जब ये महाभारत हो रही थी तो उस टाइम पीरियड पे सोशल लाइफ कैसी थी, वीमेन की कंडीशन क्या थी, गोत्र सिस्टम क्या था, मैरिजेस के बारे में। तो जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है वो डायडेक्टिक वाले पार्ट में आता है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नरेटिव वाले पार्ट में मेन स्टोरी जो है महाभारत की वो आती है, ठीक है। अब आप डेट को समझ पाओगे। तो जो नरेटिव वाला पार्ट है उसको 200 BCE से लेके 200 CE के बीच में लिखा गया है, और डायडेक्टिक वाले पार्ट को 200 CE से लेके 400 CE के बीच में लिखा गया है, ऑलराइट। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो महाभारत है उसको डायनामिक टेक्स्ट क्यों कहा जाता है, ठीक है। देखो दो तरीके की चीजें होती हैं, फर्स्ट इज स्टैटिक एंड सेकंड इज डायनामिक। स्टैटिक चीज जो कि स्थिर रहती है, चेंज नहीं होगी। डायनामिक वो चीज जो कि चेंज होती रहती है, राइट। तो जो महाभारत है वो चेंज होती रहती है। इसका मतलब ये है कि जो महाभारत की लैंग्वेज है वो खाली एक लैंग्वेज में नहीं लिखा गया उसको, ठीक है, उसको अलग अलग लैंग्वेज में लिखा जाता है, राइट। उसके बाद बहुत सारे जो राइटर्स हैं उसको वो अपने तरीके से लिखते हैं, जैसे कि साउथ के अंदर आप देखोगे जो भी टेक्स्ट है, ठीक है, महाभारत से रिलेटेड, उनमें जो अर्जुन का नाम है, ठीक है, अर्जुन जो कि मेन कैरेक्टर थे महाभारत के, ठीक है, उनका जो नेम है वो डिफरेंट देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स। तो जो राइटर्स ने अपने अपने तरीके से लिखा। उसके बाद यहाँ पर राइटर्स ने पिक्चर्स वगैरह यूज करी, बहुत सारे ड्रामा भी दिखाए जाते हैं, बने हैं ड्रामा महाभारत से रिलेटेड, ठीक है, बहुत सारी स्टोरीज वगैरह भी हैं। तो ये डायनामिक टेक्स्ट है जो कि चेंज होता रहता है, राइट। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक बुक है महाभारत की, उसी में सब कुछ लिखा है वही महाभारत है, ठीक है। अलग अलग ऑथर्स ने अपने तरीके से लिखा है, स्टोरीज इंक्लूड किए हैं, पिक्चर्स उसमें इंक्लूड किए हैं, ठीक है। इसीलिए महाभारत को डायनामिक टेक्स्ट कहते हैं क्योंकि ये चेंज होता रहता है, राइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पर जान लो कि बीबी लाल, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक्सावेट किया हस्तिनापुर को, जो कि मेरठ में लोकेटेड है। तो बीबी लाल एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक्सकावेशन करी। तो महाभारत में हमें मेंशन है ना हस्तिनापुर के बारे में, तो इन्हें पता चला कि ये वही हस्तिनापुर है जिसकी उन्होंने खुदाई करी, एक्सकावेशन किया उसका, ऑलराइट। तो 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज आवर चैप्टर, राइट। अगर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हिस्ट्री का तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, प्राइस है 80 रुपीज। आपको स्क्रीन पर जो भी दिख रहा है वो सभी आपको मिलेगा 80 रुपीज के अंदर। एंड शायद ही कोई आपको इतना बेहतरीन और इतना ज्यादा मटेरियल 80 रुपीज के अंदर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो बाय नाउ। सो दिस वाज आवर चैप्टर 3। नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो ये है इस वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।